हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के बारे में कि ये जो दंड प्रक्रिया संहिता है किस तरीके से आई और हमें इसको क्यों पढ़ना होता है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ये जो वीडियो है ये पूर्णतः हिंदी में रहेगी। तो अगर आप लोग हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता को समझना चाहते हैं, ये जो आपके मित्र दंड प्रक्रिया संहिता को हिंदी में समझना चाहते हैं, उन लोगों के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि वह भी इस वीडियो को अच्छे से हिंदी के अंदर समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जब दंड प्रक्रिया संहिता को समझना होगा, जिसको हम सीआरपीसी बोलते हैं, सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलते हैं, जिसके अंदर हमें ये समझ आता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी ऐसी चीज़ को करता है जो कि किसी विधि के अंदर मना की गई है करने से, जिसको हम क्या समझते हैं, अपराध समझते हैं। यानी कि हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि अपराध क्या है, उसके बाद ही हम दंड प्रक्रिया संहिता को शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि अपराध है क्या। अपराध जो है वो हमें दो जगहों पे इसकी परिभाषा दी गई है। जब आप दंड प्रक्रिया संहिता को पढ़ते हैं, उसके इस सेक्शन के अंदर, इस धारा के अंदर हमें अपराध की परिभाषा दी गई है, और दूसरी हमें जो आईपीसी है उसकी धारा 40 के अंदर हमें अपराध की परिभाषा दी गई है। अगर हम अपराध को एक जनरल तरीके से समझे कि अपराध होता क्या है, तो अपराध होता है या तो कोई कार्य या कोई लोभ। कार्य को आप एक्ट बोल सकते हैं और लोभ को आप ओमिशन बोल सकते हैं। तो यानी कि कोई कार्य या कोई लोभ जो किसी विधि के अंदर आपको करने के लिए बोला गया और वो आप नहीं करते हो, तो वो क्या है, अपने आप में अपराध है। या फिर कोई ऐसा लोभ जो कि आपको मना किया गया है कि आपको नहीं करना है, उसके बावजूद भी आप करते हैं, तो वो क्या है, अपराध है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बोला गया कि आपको अपना वाहन जो है लाइसेंस के साथ चलाना है, उसके बावजूद भी आप बिना लाइसेंस के अपने वाहन को चलाते हैं, तो आप एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जो किसी विधि के अंदर, किसी कानून के अंदर आपको करने को बोला गया है। उसके बावजूद भी अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, एक अपराध कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको किसी कानून में मना किया गया है कि आपको किसी को मारना नहीं है, उसके बावजूद भी आप क्या कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, तो अपने आप में आप क्या घटित कर रहे हैं, एक अपराध घटित कर रहे हैं। तो अपराध मतलब क्या है, जो हमें इन दो धाराओं के अंदर दिया गया है। और अपराध मतलब अगर हमें समझ आए तो कोई कार्य या लोभ जो किसी विधि के अंदर हमें बताया गया है और वो हमें नहीं करना है या करना है, और हम वो कर देते हैं या नहीं करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, अपराध कहलाता है। तो कोई भी समाज हो, कितना भी विकसित समाज हो, चाहे आप अमेरिका अमेरिका चले जाएं या किसी भी विकसित से विकसित देश में चले जाएं, आपको अपराध जो है देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अपराध को रोका नहीं जा सकता, परंतु हम ये अभ्यास करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम अपराध को रोक सकें। इसलिए जब भी हम कोई कानून पढ़ेंगे, और हमने अपने भारत के अंदर भी इस चीज़ का ध्यान रखा है कि हम अपराध को रोक सकें, और जब अगर वो हो जाता है, घटित हो जाता है, तो उसके बाद क्या प्रक्रिया हमें अपनानी है, उस प्रक्रिया के लिए भी हमने इस दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर बात की है। तो रोकने के लिए आप बहुत सारे प्रावधान देखेंगे, जहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि हम किस तरीके से किसी अपराध को रोक सकते हैं। जैसे कि आपको, जब आप दंड प्रक्रिया संहिता पढ़ेंगे तो उसके अंदर धारा 106 देखेंगे, या आप धारा 151 देखेंगे, 49 देखेंगे। तो ये सारी धाराएं आपको इस तरीके की मिलेगी जहाँ पे हम ये प्रयास करते हैं कि अपराध होने से पहले ही रुक जाए। आपको भारतीय संविधान में भी इस तरीके के प्रावधान देखने को मिल जाएंगे। तो अगर हम अपराध को नहीं रोक पाते, तो हम फिर क्या करते हैं कि अब अपराध घटित हो गया, जो हमें किसी विधि में बोला गया था कि ये चीज़ आपको नहीं करनी है, उसके बावजूद भी वो चीज़ हो गई, तो अपराध तो घटित हो गया। अब अपराध घटित होने के बाद उस अपराधी को हमें कैसे कोर्ट तक लेके आना है, न्यायालय तक लेके आना है, उसके लिए हमने क्या बनाए, प्रक्रियात्मक कानून बनाए, जो किसी प्रक्रिया को बताते हैं कि किस तरीके से आप आरोपी को कोर्ट के सामने तक लेके आएंगे। तो उसके लिए हमने क्या बनाया, दंड प्रक्रिया संहिता बनाई। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रक्रियात्मक कानून बोलते हैं। अब इस प्रक्रियात्मक कानून यानी कि प्रोसीजरल लॉ को कहाँ पे आप उपयोग के अंदर लेके आओगे, तो उसके लिए हमारे पास पहले क्या होने चाहिए, मूल कानून होने चाहिए। मूल यानी कि सब्सटेंटिव लॉज होने चाहिए। मूल कानून क्या होते हैं, मूल कानून वह होते हैं जो आपको आपकी दो चीज़ों के बारे में बताते हैं। या तो आपको आपके दायित्व के बारे में बताते हैं, आपके दायित्व के बारे में बताते हैं,
या फिर आपके अधिकारों के बारे में बताते हैं, आपकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में बताते हैं आपको, वो हमारे क्या होते हैं, मूल कानून होते हैं। और दूसरी चीज़, इसी मूल कानून के अंदर आपको अपराध की परिभाषा, कि अपराध होता क्या है, कि किसको हम अपराध बोलेंगे, ये चीज़ अपराध होगी, उसकी परिभाषा और उसके दंड के बारे में भी बता दिया जाता है। तो यानी कि मूल कानून वह होते हैं जिनके अंदर आपको आपके दायित्व एवं अधिकारों के बारे में बताया जाता है, साथ ही साथ आपको आपकी परिभाषा, उन अपराधों की परिभाषा एवं दंड भी बता दिए जाते हैं, उनको हम मूल कानून बताते हैं। तो हमारे देश का सबसे बड़ा मूल कानून कौन सा है, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, जो कि 1860 की हम मानते हैं अभी भी। इसके अलावा भी हमारे देश के अंदर बहुत सारे मूल कानून हैं भारतीय दंड संहिता के अलावा। तो उन सभी कानूनों के अंदर, उन सभी मूल कानूनों के अंदर हमें अपराध की परिभाषा एवं दंड दिए गए हैं, साथ ही साथ जो लोग हैं उनके दायित्व एवं अधिकारों के बारे में बताया गया है। तो हमें इतना समझ आया कि हमारे पास दो तरीके के कानून होते हैं, एक मूल कानून होते हैं और दूसरे प्रक्रियात्मक कानून होते हैं। भारत के अंदर अगर आप देखो तो प्रक्रियात्मक कानून आमतौर पर या मुख्य तौर पर दो हैं हमारे पास। पहला दंड प्रक्रिया संहिता और दूसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसको हम इंडियन एविडेंस एक्ट भी बोलते हैं। तो ये जो दो प्रक्रियात्मक कानून हैं, इन्हीं को हम उपयोग में लाते हैं कि किस तरीके से हमें किसी अपराधी को न्यायालय के सामने लेके आना है, किस तरीके से उसे हमें सजा देनी है। और ये सब करते हुए हम जो हमारी प्राकृतिक कानून होते हैं उनको हमेशा ध्यान में रखते हैं, जिसको हम नेचुरल जस्टिस भी बोलते हैं, कि दोनों पक्ष को सुना जाए, बिना दूसरे पक्ष को सुने सजा देने का प्रावधान हमारे कानून में नहीं है। तो नेचुरल जस्टिस यानी कि प्राकृतिक जो कानून है उसे हम उपयोग में हमेशा लाते हैं। अगर कोई कानून ऐसा है जिसके अंदर नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक कानून देखने को नहीं मिलता, प्राकृतिक न्याय देखने को नहीं मिलता, तो वो कानून हमारा असंवैधानिक भी कहलाया जा सकता है। अब हमें इतना तो समझ आया कि हमारे किसी भी समाज के अंदर अगर हम चले जाएं तो वहाँ पे हमें दो तरीके के कानून देखने को मिलते हैं, एक मूल कानून और दूसरे प्रक्रियात्मक कानून। अब कहने के लिए हमने प्रक्रियात्मक कानून बना तो दिए, लेकिन इसको प्रक्रिया के अंदर लेके आने के लिए हमें कुछ ना कुछ लोगों की ज़रूरत होगी। तो वो लोग कौन होते हैं, वो लोग हमें समझना बहुत ज़रूरी है। उनको हम विभिन्न तरीके के पदाधिकारी बोल सकते हैं। विभिन्न पदाधिकारी कौन होते हैं, डिफरेंट फंक्शनरीज। यानी कि देखो, जो सज़ा है वो मैं या आप तो नहीं दे सकते, उसके लिए सज़ा कौन देगा, सरकार देगी। तो सरकार जब सज़ा देती है तो उसके लिए कानून बनाती है, और कानून को सही तरीके से चलाता कौन है, न्यायपालिका चलाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, न्यायपालिका को चलाने के लिए हमें अलग अलग पद अधिकारी बनाने पड़ते हैं। अब इनमें से जो हम पद अधिकारी पढ़ेंगे, जो डिफरेंट फंक्शनरीज पढ़ेंगे, कुछ पद अधिकारी जो हैं वो दंड प्रक्रिया संहिता के थ्रू के जरिए बने हैं, और कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जो कि दंड प्रक्रिया संहिता के बिना ही या किसी और कानून के थ्रू या किसी और कानून के जरिए बने हैं। तो कौन कौन से पद अधिकारी हैं, सबसे पहले हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण पद अधिकारी है वो कौन है, पुलिस। पुलिस जो है वो दंड प्रक्रिया संहिता के जरिए नहीं बनी है। पुलिस जो है उसके लिए पुलिस अधिनियम 1861 है, जिसके जरिए पुलिस जो है वो बनी है। अब पुलिस जो बनी 1861 के अधिनियम के थ्रू, उसी अधिनियम के अंदर हमें बता रखा है कि पुलिस किस तरीके से कार्य करेगी, पुलिस की नियुक्ति किस तरीके से होगी, बहाली किस तरीके से होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें पुलिस अधिनियम 1861 के अंदर देखने को मिल जाता है। हालांकि जब हम दंड प्रक्रिया संहिता पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी हमें कुछ ऐसे प्रावधान मिलते हैं जहां पे ये बताया जाता है कि पुलिस के क्या क्या कार्य होंगे, पुलिस के क्या क्या दायित्व होंगे। ये सारी चीज़ें हमें दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर भी देखने को मिल जाती हैं। पर पूर्णतः अगर आप देखोगे तो पुलिस का जो कार्य है वो पुलिस अधिनियम 1861 के अंदर बताया गया है। अब आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो पुलिस होती है वो किसके अंडर आ रही होती है, किसके कंट्रोल में आ रही होती है। तो पुलिस जो होती है वो राज्य सरकार के दायरे में आ रही होती है। तो पुलिस अगर राज्य सरकार के दायरे में आ रही है तो यानी कि जो राज्य सरकार है वो पुलिस को संभालती है। तो इसलिए आपको ये देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहाँ पे 1861 का जो पुलिस अधिनियम है वो
नहीं चलता। तो वहाँ पे राज्य सरकारों ने अपना अधिनियम बना रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो जो राज्य सरकार का अपना अधिनियम है वो 1861 के पुलिस अधिनियम से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता ही होता है, उसमें बहुत बड़ा कोई फेर बदल नहीं होता है। तो पुलिस जो है वो किस तरीके से बनी है, 1861 के अधिनियम के थ्रू बनी है, आप इतना अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। इसी तरीके से लोक अभियोजक होते हैं, लोक अभियोजक जिसको हम अंग्रेजी में पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं, और ये धारा 24 दंड प्रक्रिया संहिता के जरिए बनते हैं। तो जो लोक अभियोजक होते हैं, जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा कानून होता है, जब भी कोई अपराध होता है तो हम ये अपराध मानते हैं कि ये पूरे समाज के विरुद्ध हुआ है। इसी तरीके से जब कोई अपराध समाज के विरुद्ध होता है तो वहाँ पे जो पीड़ित होता है, पीड़ित अपने आप को न्यायालय के अंदर नहीं लेके आता, उसके लिए जो राज्य होता है वो उसको प्रस्तुत करता है। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये पूरा जो अपराध है वो पूरे समाज के विरुद्ध हुआ है, ये केवल और केवल इस पीड़ित के विरुद्ध नहीं हुआ है। इसलिए जो पीड़ित है उसको कौन न्यायालय के सामने प्रस्तुत करता है? लोक अभियोजक, जिसको हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। इसी तरीके से अगर सरकार के विरुद्ध भी कोई मुकदमा होता है तो उसके लिए भी कौन सरकार को प्रस्तुत करता है को न्यायालय के सामने? लोक अभियोजक, जिसको हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। इसी तरीके से एक हमारे पास कौन होता है? सहायक लोक अभियोजक, सहायक जिसको आप बोल सकते हो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो ये धारा 25 जो है दंड प्रक्रिया संहिता, उसके जरिए बनाया जाता है सहायक लोक अभियोजक। और यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई पुलिस अधिकारी है उसको भी हम सहायक लोक अभियोजक के तौर पर देख सकते हैं, परंतु ये हमारे लिए ज़रूरी होता है कि वो उस मुकदमे के अंदर निरीक्षक के तौर पर काम ना कर रहा हो, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के तौर पर काम ना कर रहा हो। फिर चौथी चीज़ हमें देखने को मिलती है न्यायालय। न्यायालय जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। क्यों सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी है? क्योंकि इसी पद अधिकारी के लिए बाकी सारे पद अधिकारी जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। न्यायालय जो है हमने अलग अलग तरीके के बनाए हैं। कौन कौन से न्यायालय आपको देखने को मिलते हैं? सबसे ऊपर आपको सत्र न्यायालय देखने को मिलता है। पेन कहाँ गया? ये रहा। सत्र न्यायालय देखने को मिलता है, जिसको हम सेशन कोर्ट भी बोलते हैं। इसके बाद आपको प्रथम श्रेणी का न्यायालय देखने को मिलेगा। फिर इसी तरीके से द्वितीय श्रेणी और फिर कार्यपालिक न्यायालय देखने को मिलेगा। तो ये 4 अंगों के अंदर हमने अपने न्यायालयों को बांट रखा है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा विपक्ष का वकील। विपक्ष का वकील कौन होता है? ये हमें पढ़ते ही समझ आ रहा है। विपक्ष का वकील यानी कि जिस व्यक्ति जिसको हम आरोपी बोल रहे हैं उसका जो वकील है उसको हम विपक्ष का वकील बोल रहे हैं। और ये जो विपक्ष का वकील है ये जो बनता है, ये इसके लिए अलग से अधिनियम भी बना रखा है। अच्छा, जो न्यायालय के बारे में आपको दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर ही बता रखा है कि किस तरीके से सत्र न्यायालय होगा, प्रथम श्रेणी का न्यायालय होगा, द्वितीय श्रेणी का न्यायालय होगा, कार्यपालिक न्यायालय होगा। तो ये सारा जब आप धारा 6 से 25 तक पढ़ोगे वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से हम न्यायालयों को बनाते हैं। विपक्ष का वकील जो है वो उसके लिए अलग से अधिनियम बनाया गया है कि किस तरीके से कोई वकील बन सकता होता है। और इसके अलावा आपको दंड प्रक्रिया संहिता में भी देखने को मिल जाएगा कि जो आरोपी है उसको ये अधिकार दिया गया है, एवं हमारे संविधान में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा कि जो आरोपी है उसको ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने मर्जी का, अपनी पसंद का एक वकील जो है वो ले सकता है, और उसके पास ये अधिकार है कि वो अपनी चीज़ों को न्यायालय के सामने वकील के थ्रू प्रस्तुत कर सकता है। अब ये जो वकील, जब आप धारा 303, 304 पढ़ोगे दंड प्रक्रिया संहिता की, तब आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ आ जाएगी। इसके अलावा हमारे पास एक और पद अधिकारी आता है जिसको हम बोलते हैं जेल पदाधिकारी और सुधारात्मक सेवा कर्मी। ये जो जेल पदाधिकारी होता है ये कौन होता है? जिसको हम क्या बोलते हैं? जो प्रिजन अथॉरिटीज़ होती हैं, जेल जो होता है उसके अंदर जितने हमारे पदाधिकारी होते हैं उनको हम जेल पदाधिकारी बोलते हैं। और ये सब लोग जिस वक्त आरोपी को
न्यायालय के सामने प्रस्तुत नहीं करना, उस वक्त उनको कहाँ रखा जाएगा? जेल के अंदर रखा जाएगा। तो ये जो सारे पदाधिकारी हैं, जेल पदाधिकारी, ये उनको संभालते हैं किस तरीके से उन्हें रखना है, कैसे उनको कहीं नहीं जाने देना, या फिर जब जब आरोपी को सजा मिल गई है उसके बाद उसे जब जेल के अंदर रखना है तो कैसे उनको संभाल के रखना है। तो ये सारे दायित्व किसके होते हैं? जेल पदाधिकारी के होते हैं। तो उस वक्त ये जेल पदाधिकारी इनको संभालता है। तो ये अगर लोग नहीं होंगे, विभिन्न पदाधिकारी नहीं होंगे, पुलिस, लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक, न्यायालय, विपक्ष का वकील, जेल पदाधिकारी, सुधारात्मक सेवाकर्मी, अगर ये सब नहीं होंगे तो जो हम दंड प्रक्रिया संहिता को प्रक्रियात्मक कानून बोल रहे हैं तो ये प्रक्रिया के अंदर ही नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि कौन कौन से ऐसे अधिकारी होते हैं, पदाधिकारी होते हैं जो कि प्रक्रियात्मक कानून को प्रक्रिया के अंदर लेके आते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम ये समझेंगे कि जब हम विचारण करते हैं तो जो हमारा पूरा दंड प्रक्रिया संहिता है, किस तरीके से हम इसको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: पूर्व विचारण, विचारण एवं विचारण पश्चात। तो वो चीज़ जो है हम अगले वीडियो के अंदर अच्छे से समझेंगे। मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई होगी कि किस तरीके से हमारे विभिन्न प्रकार के पद अधिकारी होते हैं दंड प्रक्रिया संहिता के को प्रक्रिया के अंदर लेके आने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।